हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज वीडियो 3 ऑफ आवर टॉपिक ऑफ द डे सीरीज और आज हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ पंचायती राज, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, साइलेंट फीचर्स ऑफ पंचायत, power and functions of panchayat, finances and exempted states and areas. हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया लिंक से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं DU LLB एंड BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम, इसके साथ साथ क्लैट एंड आईलेट के लिए, और हमारे सिलेक्शन रेट बहुत ही अच्छे रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड एंड मेकिंग की बात करूं, 3 स्टेप मेकिंग प्रोसेस रहा है जो अभी प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम है। पहले फर्स्ट जनरेशन पंचायत आई, उसके बाद सेकंड जनरेशन पंचायत, फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पंचायत हुआ। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सिस्टम को डेवलप करने की बात करता है कि विलेज पंचायत होने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट जनरेशन पंचायत स्टार्ट हुई और इसमें फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा रोल रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी का। बलवंत राय मेहता कमीशन अपॉइंट होता है इन 1957 और इस कमीशन का काम होता है कि ये वर्किंग को एग्जामिन करे और कुछ मेजर्स सजेस्ट करे फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को अच्छे से एग्जामिन करे और कुछ मेजर सजेस्ट करे कि और इसमें क्या एडिशंस हो सकती हैं। इसी के ध्यान में रखते हुए बलवंत राय मेहता कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया और कमिटी रिकमेंडेड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कमिटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात को रिकमेंड किया और ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इट केम टू बी नोन एज पंचायती राज। इसको पंचायती राज की तरह बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, कहा जाने लग गया। कमेटी ने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ग्राम लेवल पे, देन पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन जिला परिषद एट द जिला लेवल। ये थ्री थ्री स्टेप, दैट इज 3 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम की बात की, ग्राम, ब्लॉक एंड जिला लेवल पे। द कमिटी की जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की जाती हैं बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1958 एंड एक्सेप्ट करने के बाद इसे स्टेट्स पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपना पैटर्न इसी के आधार पर, इसी से मिलता जुलता अपना कोई पैटर्न बना के इसको स्टेट में लागू कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पंचायती राज सिस्टम है इट केम अंडर स्टेट लिस्ट, और इसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट स्टेट राजस्थान बना जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ऑन October 2, 1959। एंड सेकेंड स्टेट बना आंध्र प्रदेश, और इसके बाद ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट ने पंचायती राज सिस्टम को अपने तरीके से, अपने स्टेट के हिसाब से मोल्ड करके उसको लागू किया। कहीं पे 3 टायर था, कहीं पे 2 टायर था, कहीं पे 4 टायर था। सेकेंड जनरेशन की स्टार्ट वहां से होती है पंचायती राज इलेक्शन जब वेस्ट बंगाल में होते हैं। वेस्ट बंगाल में 4 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से सेकेंड जनरेशन पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है, और सेकेंड जनरेशन पंचायती राज सिस्टम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमीशन का इसके बाद अपॉइंटमेंट होता है इन 1977 बाय जनता दल गवर्नमेंट। जनता दल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसी को ध्यान में रखते हुए अशोक मेहता कमीशन 132 रिकमेंडेशंस देता है। और अशोक मेहता कमीशन इसमें एक बहुत बड़ी बात ये बताता है कि 3 टायर की जगह 2 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ जनता दल गवर्नमेंट, और जनता दल गवर्नमेंट डिक्लाइन हो जाती है इसलिए कोई एक्शन नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ जनता दल गवर्नमेंट के डिक्लाइन होने के बाद और अशोक मेहता कमीशन के बाद 2 और कमीशन इंट्रोड्यूस होते हैं। पहला अपॉइंटमेंट होता है हनुमंत राव कमेटी, जिसमें कलेक्टर का रोल जो है वो बताया जाता है कि कलेक्टर का क्या रोल है और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में। और इसके साथ साथ GV के राव कमेटी जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात होती है। ये 2 कमीशन अपॉइंट होते हैं। देन अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है LM सिंघवी कमेटी से।
LM सिंघवी कमेटी इसके बाद अपॉइंट होती है, LM सिंघवी कमेटी फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सो ये कमेटी रिकमेंड करती है रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत। सो ये जो LM सिंघवी कमेटी है ये पहली बार रिकमेंड करती है कि पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए और प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। इसके बाद एक सब कमेटी अपॉइंट होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK थंगॉन टू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कमेटी इसलिए अपॉइंट की जाती है ताकि ये कंसिडर किया जाए कि पंचायती राज सिस्टम के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। और जब ये सारे प्रोविजन बन जाते हैं उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं जुलाई 1989 में और पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक बिल प्रस्तुत करते हैं। ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है बट द बिल डिफीटेड इन राज्यसभा, और बिल फॉल हो जाता है क्योंकि इसमें ये आरोप लगाए जाते हैं कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पंचायती राज सिस्टम का और बहुत ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, इसलिए अपोजिशन बहुत विरोध करता है और ये बिल स्ट्रक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में पास नहीं होता। फिर VP सिंह गवर्नमेंट आती है। VP सिंह गवर्नमेंट दोबारा बिल को इंट्रोड्यूस करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990 लोकसभा में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन क्योंकि इनकी सरकार गिर जाती है इसलिए ये बिल भी लैप्स हो जाता है। एट लास्ट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट अपोजिशन की बात को समझती है और कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आती है और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ये प्रपोजल दोबारा लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। और जिन मुद्दों पर भी विवाद थे उन सबको मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया जाता है एंड सारे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है। सो ये बिल जो है लोकसभा में भी पास हो जाता है और राज्यसभा में भी पास हो जाता है, और दोनों हाउस में पास होने के बाद क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये बिल था और स्टेट का इस पे राइट था, सो ये आधे से ज्यादा स्टेट से पास होता है। दैट मीन्स कि इन दोनों हाउसेस से पास होने के बाद इट इज अप्रूव्ड बाय more than 17 states, 17 and more state assemblies, and उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के असेंट होते हैं और ये जो बिल होता है ये एक्ट बन जाता है और ये एमर्ज होता है एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। सो बिफोर गोइंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आई वुड लाइक टू से यू दैट द बलवंत राय मेहता कमीशन जहां से स्टार्टिंग हुई थी पूरी पंचायती राज सिस्टम की, उसके जो चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता, इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन पंचायती राज सिस्टम। सो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन पंचायती राज सिस्टम, बलवंत राय मेहता। अब बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में पास हुआ था, इट गेव द प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रैक्टिकल शेप देता है एंड गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पहली बार। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोबारा से ऐड किया गया और पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243 कैपिटल ओ तक इस पे बात हुई और ये आर्टिकल डाले गए द पंचायत के नाम से। ये पार्ट 9 इंट्रोड्यूस हुआ एंड आर्टिकल 243 टू 243O इज रिलेटेड टू द पंचायत। इसके साथ साथ 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स दिए गए कि पंचायत का ये काम है एंड आर्टिकल 243G कैपिटल G डील विद इट। इसके साथ साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अब स्टेट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, दे आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट ना न्यू पंचायती राज सिस्टम, और अब उनको अपने स्टेट में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस जो है कि लोगों के घर तक सरकार पहुंचे, ये इंट्रोड्यूस उनको करना ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ द एक्ट इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। सो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को पहुंचाना, आपके घर तक सरकार पहुंचाने का, ये ग्रास रूट लेवल का जो एक तरीका था, इंस्टीट्यूशन था, उसमें इसने लैंडमार्क रोल प्ले किया। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ पंचायत। देखिए, अगर पंचायत के साइलेंट फीचर्स की बात करें तो 3 टायर सिस्टम की बात करता है पंचायती राज सिस्टम एंड ये थर्ड टायर ऑफ द गवर्नेंस है।
थर्ड टायर कैसे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन आफ्टर इट द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज लोकल गवर्नमेंट। और इस लोकल गवर्नमेंट में भी 3 टायर सिस्टम है, दैट इज विलेज, देन इंटरमीडिएट एंड देन जिला। So 3 tier system, that is panchayat at village, intermediate and the district level, 3 tier system है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैनशिप, सो बेसिकली जो इसमें चुनाव के आधार पर मेंबर चुने जाते हैं, एंड सारे ही मेंबर जो हैं जो चुनाव लड़ेंगे वो विलेज से होने चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे अगर चुनाव लड़ रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पे होने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ही लोग होने चाहिए और वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें जो इलेक्शंस होते हैं या तो डायरेक्टली होते हैं या इनडायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन विलेज में होते हैं और डायरेक्टली चुने जाते हैं। फर्दर जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत में एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। जो आपके गाँव में आप सरपंच और पंच चुनते हैं, जो आप प्रधान चुनते हैं, ये फिर जाके यहाँ पे वोटिंग करते हैं ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल फिर आगे जाके वोट करता है जिला लेवल पे अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। सो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय द विलेजर्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी इसमें दिया जाता है, SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये पहला इंस्टीट्यूशन था जिसमें 1/3 जो सीट्स रिजर्व की गई हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की भागीदारी को थर्ड टायर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा महत्वता दी गई है और 1/3 सीट्स इनके लिए रिजर्व की गई हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो पंचायत की ड्यूरेशन 5 ईयर होती है, 5 साल का समय मिलता है पंचायत को। एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करें, कौन सा मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए कि इन मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसी इस लॉ के हिसाब से इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे MPs का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का, वही सेम क्वालिफिकेशन पंचायत में पंचेस का भी, दैट इज प्रधान का भी होगा आपके। एंड या फिर कोई और लॉ अगर बनाया जाए स्टेट लेजिस्लेचर का तो उसके हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन होगा। मिनिमम एज की बात करें कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए पंचायत इलेक्शन के लिए, तो मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। MLA के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए, लेकिन आपकी एज जो मिनिमम है फॉर पंचायत इलेक्शन इज 21 ईयर्स। इलेक्शन कंडक्टेड बाय, सो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द पंचायत। सो पावर एंड फंक्शन की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी उनको काम दे सकता है पंचायत को, विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी। तो स्टेट लेजिस्लेचर को अगर लगता है कि हाँ ये पावर एंड अथॉरिटी होनी चाहिए, सो उसके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर उनको पावर दे सकता है, अथॉरिटी दे सकता है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए वो उस हिसाब से उन पे पावर दे सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड, दे में ऑल्सो हैव पावर विद रिस्पेक्ट टू, इनके पास इन 2 चीजों को लेकर भी पावर होती है। पहली चीज, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने पर्टिकुलर विलेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को लेके वो प्लान तैयार कर सकते हैं पंचायत। इसके साथ साथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जस्टिस, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जस्टिस के लिए जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं अपने विलेज में। इसके साथ साथ जो 29 फंक्शनल आइटम्स दे रखे हैं 11th शेड्यूल में, ये सारे भी इनके काम होते हैं पंचायत के। फाइनेंस की बात करें, पैसा कहाँ से आता है। देखिए अगर पैसे की बात करें तो पंचायत जो है वो टैक्सेस लिवाई कर सकता है, मतलब टैक्सेस इम्पोज कर सकता है और टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, लोकल ड्यूटीज ले सकता है, टोल ले सकता है, लोकल जो सार्वजनिक जगह हैं जैसे पंचायत भवन है, इनसे कुछ फीस भी ले सकता है ताकि वो अपना फाइनेंस का खर्चा चला सके। इसके साथ साथ पर्टिकुलर असाइन द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर असाइन पंचायत टैक्सेस असाइन करते हैं लेजिस्लेचर, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लिवाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना कलेक्ट करती है पंचायत टैक्सेस के नाम पे, जो टैक्सेस, वहां से भी इनको पैसा मिलता है। थर्ड इज ग्रांट इन एड, जो है प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड टू द पंचायत। सो ग्रांट इन एड दिया जाता है पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, और वहां से भी इनको पैसा मिलता है। And last is provided for constitution of fund for crediting all money of the पंचायत। सो ये 4 तरीके हैं जहां से इनके फाइनेंसेस अरेंज होते हैं। अब एग्जेम्प्टेड स्टेट एंड एरियाज, क्या देश के सारे ही स्टेट में पंचायती राज सिस्टम है?
तो नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं, ये जो पर्टिकुलर पंचायती राज सिस्टम है ये लागू नहीं होता है। एंड जो भी शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया है, किसी भी स्टेट का अगर शेड्यूल्ड एरिया है या ट्राइबल एरिया है, वहां पे ये लागू नहीं होगा। हिली एरियाज जैसे मणिपुर के, वहां पे फॉर विच आर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहां पे ये लागू नहीं होगा। द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉर द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। जो करंट पंचायती राज एक्ट है, सिस्टम है, वो लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ फिफ्थ शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं, वहां पे फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट्स हैं, जैसे ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया की मैंने बात की, वहां पे ये लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, वहां पे कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं होने वाला पंचायती राज का? ऐसा नहीं है। इसके लिए एक पावर दी गई है पंचायत पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल्ड एरिया, सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज इट में स्पेसिफाई। मतलब क्या है, शेड्यूल्ड एरिया में वो कर सकता है, लेकिन उस एरिया के हिसाब से उस एक्ट को वो थोड़ा मॉडिफाई कर दे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है एक प्रोविजन ऑफ पंचायत, ये एक एक्ट एनेक्ट किया है, प्रोविजन ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पीसा, दैट इज PESA, और इसी के हिसाब से इन एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चलता है। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like and subscribe and share this video. Thank you so much.